नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। देश की बात देख रहे हैं आप और यहां पर सबसे पहले बात मणिपुर की करेंगे। मणिपुर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कई सारी मुलाकातें वहां पर की, वहां की स्थिति का जायजा उन्होंने लिया और कई फैसले जो है मणिपुर में हालात को बेहतर करने की दिशा में लिए गए हैं। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मणिपुर दौरे में ये साफ कर दिया है कि राज्य में हिंसा खत्म कर शांति की बहाली के लिए वो जहां सख्ती की जरूरत होगी वहां सख्ती करेंगे, जहां मरहम की जरूरत है वहां मरहम लगाएंगे और जहां मदद की जरूरत है वहां मदद पहुंचाएंगे। 4 दिन के अपने मणिपुर दौरे के आखिर में अमित शाह ने हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन और लोगों को फौरी मदद देने के लिए कई ऐलान किए हैं। मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर पक्ष से मुलाकात की और 4 दिन के दौरे के आखिर में कई अहम ऐलान किए। उन्होंने कहा कि हिंसा से जुड़े 6 मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने अल्टीमेटम दिया है कि लूटे गए हथियार तुरंत लौटाए जाएं। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर कर दें। शांति बहाली के लिए गृह मंत्री के अहम ऐलानों में ये भी शामिल है। राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति कमेटी का गठन, मणिपुर म्यांमार सीमा सील की जाएगी, पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन। हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात पर हाईकोर्ट के फैसले को ताजा हिंसा की वजह माना। उन्होंने सारे संगठनों को चेतावनी दी कि संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने 2 कुकी समूहों यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2008 में समझौता किया था। इसके तहत 24 विद्रोही समूह के 2200 सशस्त्र काडर को सरेंडर कराया गया था। हालांकि इन लोगों ने अपने हथियार सौंपे नहीं थे। माना जा रहा है कि मौजूदा हिंसा में इन हथियारों का खुल के इस्तेमाल हुआ है। दूसरी तरफ पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए केंद्र की ओर से और कदम उठाए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, 30,000 टन चावल देने का ऐलान, गैस, पेट्रोल और सब्जियों की सप्लाई, 15 पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे। मेडिकल विशेषज्ञों की 8 टीमें मणिपुर भेजी जाएंगी, जिनमें 20 डॉक्टर होंगे। ये टीमें हिंसा प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद करेंगी। 5 टीमें मणिपुर पहुंच चुकी हैं और अन्य 3 टीमें भी जल्द पहुंच जाएंगी। ऑनलाइन माध्यम से स्कूलों को संचालित करने की भी तैयारी हो रही है और परीक्षाएं भी तय समय पर होंगी। मणिपुर में 2-3 दिनों में रेल सेवा बहाल की जाएगी। मोरे, चोड़ा चांदपुर और कैंगपोकपी में वर्चुअल कोर्ट भी बनाए जाएंगे ताकि किसी को न्याय मिलने में देरी न हो। और पहाड़ी इलाकों में लोगों को सिर्फ 2,000 रुपए में हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज को भी तैयार किया गया है। जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये राशि डीबीटी के माध्यम से उनके परिवारजनों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। केंद्र सरकार ने बेहतर समन्वय के लिए कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था लागू की है और राज्य में 1993 बैच का नया डीजीपी भी नियुक्त किया गया है। मणिपुर से सौरभ गुप्ता के साथ मैं नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत हुई। पंचायत में फैसला लिया गया कि खाप नेता राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेंगे। खाप पंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो देश भर में लड़ाई लड़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस मुद्दे पर बैठकें भी करेंगे। पहलवानों के मुद्दे पर कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी महापंचायत होगी और बाकी के फैसले वहां लिए जाएंगे।
इन पे एलिगेशन न लगाओ। ये कोई बच्चे आंदोलनकारी थे? वे हताश हैं। पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार करा उनके साथ में, वे तो जब आते थे एयरपोर्ट पे तो पुलिस उनको मिलती थी, उनको सलूट करती थी, उनके गले से लगाती थी, लेकिन जो वो व्यवहार हुआ उससे वे बच्चे हताश हैं। उनको हताश होने की जरूरत नहीं। ये आंदोलन, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे। ये खाप खाप पंचायतों की बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे, हर खाप की मीटिंग करेंगे, हर समाज की मीटिंग करेंगे, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता हम जाएंगे, हम इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएंगे। बृजभूषण शरण सिंह का इसको लेकर क्या कहना है वो भी आप देखिए। पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई, और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस की जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सौरभ, बताइए क्या निष्कर्ष निकला आज की इस पंचायत का? देखिए, आज ये महापंचायत हुई। 500 से ज़्यादा जो खापों का नेता, किसान नेता इसमें शामिल हुए। सोरम गांव जहां पर ये महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर की, वहाँ उसका भी ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ की खाप पंचायतों की जो बैठक होती रही है, मुग़ल काल से भी बहुत इसका सामाजिक प्रभाव होता है। तो इसीलिए सोरम गांव में ही हुआ था। और ये जिस दिन मंगलवार को खिलाड़ियों को रोका था उनके मेडल्स प्रवाहित करने से गंगा जी में, उसी दिन नरेश टिकैत ने ऐलान किया था। बैठक में तमाम तरीके की बातें हुई, लेकिन निर्णय भी जो लिए गए हैं वो भी बताए नहीं गए हैं, क्योंकि कल मुजफ्फरनगर से ये खाप पंचायत जो उठ करके वापस से कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में वहाँ पर होगी, वहाँ पर और खाप नेता जोड़ेंगे। और कल दोनों जो खाप पंचायतें एक जो हुई है आज और जो कल होगी, उसकी एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बताया जाएगा कि कैसे आगे का ये जो पूरा आंदोलन चलेगा। क्योंकि अब तक जो खिलाड़ी थे वो जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे, वो उनका प्रदर्शन था। बाकी ये नेता सब प्रदर्शन में शामिल थे, सपोर्ट दे रहे थे जाकर के, लेकिन अब ये खुद प्रदर्शन करेंगे, खुद इस प्रदर्शन की दिशा और दशा तय करेंगे। इसको लेकर के जो एक निर्णय जो आज बताया गया है वो है कि ये खाप जो नेता हैं, किसान नेता हैं कुछ, इसमें से वो 10 से 15 का एक डेलीगेशन बनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का वक्त मांगा जाएगा और उनसे जाकर के पहलवानों के लिए न्याय की गुहार की जाएगी। उसके बाद जो बाकी फैसले हैं वो कल बैठक में निकाले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहलवान भी बिल्कुल चुपचाप हैं, शांत हैं, उस बैठक में नहीं पहुँचे हैं। वो भी अब आंदोलन अपना जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि 5 दिन का उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि बृजभूषण पर कोई कार्रवाई करें। उसकी मियाद खत्म हो रही है सैटरडे को, शनिवार को। तो शनिवार को कहेंगे, बताएंगे कि आगे वो अपने आंदोलन में या अपने तरीके से प्रदर्शन कैसे लेकर के जाएंगे, मेडल्स प्रवाहित करेंगे या आमरण अनशन पर बैठेंगे। क्योंकि जो मंगलवार को इन पहलवानों का प्लान था कि वो गंगा जी में जाकर के हरिद्वार में अपने मेडल्स प्रवाहित करेंगे और फिर आकर के इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसको दिल्ली पुलिस कभी होने नहीं देगी। तो वो वापस से एक बार हम देखेंगे आमने सामने की स्थिति हो जाएगी, जो रविवार को हमने देखा, जिस दिन पार्लियामेंट तक ये लोग मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच सरकार के लिए भी एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। एक तरफ जहां पहलवान झुकने को तैयार नहीं, उन्हें खाप किसान समाज के दूसरे वर्गों का समर्थन मिल रहा है, वहीं बृजभूषण शरण सिंह भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। 5 जून को वो भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बड़ी रैली कर रहे हैं अयोध्या में। कहा जा रहा है कि उसमें 5 लाख लोग आएंगे, साधु संत आएंगे। तो हिंदुत्व की पिच भी है, चुनाव भी होने वाले हैं लोकसभा। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को नाराज़ नहीं करना चाहेगी बीजेपी। इस बीच यूनियन जो मिनिस्ट्री है, इस खेल मंत्रालय है, वो उसकी दुविधा में है। उधर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ भी आंखें दिखा रहा है, कह रहा है कि जो पुलिस कार्रवाई है पहलवानों पर वो गलत है। यूनाइटेड रेसलिंग फेडरेशन कह रहा है कि जल्द इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव करवाइए, वरना हम बॉडी सस्पेंड कर देंगे। तो अभी बहुत लग रहा है कि जो मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। अब कल क्या नया मोड़ आएगा कुरुक्षेत्र की बैठक में, क्या निकल करके सामने आएगा, कैसे लोग आगे आंदोलन को ले जाएंगे, वो देखने वाला होगा। क्या पहलवान शनिवार से पहले नहीं बोलेंगे, शनिवार को बताएंगे कि वो खुद इंडिविजुअली क्या करेंगे।
बिल्कुल, पहलवान आगे क्या फैसला लेते हैं ये भी देखना अहम होगा यहाँ पर। सौरभ अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं वो, लेकिन पंचायत यहाँ पर हो रही है। आज एक हुई, कल एक और होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक दिल्ली से खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में मेहरौली, तुगलकाबाद और गोविंदपुरी के बाद अब कस्तूरबा नगर के मकानों पर बुलडोजर यहां पर चल रहा है। 40 साल पुराने घरों पर बुलडोजर क्यों चल रहा है और डीडीए के सदस्य ने क्यों इसे जायज ठहराया है, रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। कस्तूरबा नगर की तंग गली में खड़ी रजनी के 30 साल की जमा पूंजी से बना मकान मलबे में तब्दील हो चुका है। बेटी मां को दिलासा दे रही है, लेकिन रजनी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। हमने बड़ा मुसीबत से बासी रोटी लगाई खा के मकान बनाओ। हमारी लड़की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही, कहाँ जाए। हमारी एक लड़की 28 साल की शादी को बैठी, 28 साल की शादी को बैठी, 18 साल की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। हम कहाँ जाए, कमरे ही नहीं मिल रहे कहीं। बीते 7 दिनों से यहाँ चल रहे बुलडोजर ने सिर्फ रजनी का ही नहीं, 62 साल की सुरेंद्र कौर का भी 40 साल पुराना मकान तोड़ दिया है। अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा लाखों के मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। हमें मुआवजा दिया जाए या हमें मकान दिया जाए। अच्छा। हाँ जी, मेरा तो 55 लाख रुपया 4 मंजिल पे बना हुआ लगा हुआ था। देख लो आप जाके, मुंह बोलता वीडियो बना लो, उसकी निरा लोहा मैंने डाला था। नोटिस 18 अगस्त को पिछले साल मिला था। उसके बाद अब भी 18 तारीख को दिया था। उन्होंने कहा था 22 तारीख को हम तोड़ने के लिए आ जाएंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के सदस्य ओपी शर्मा बुलडोजर की कार्रवाई और मुआवजा न मिलने को जायज ठहरा रहे हैं। वो कहते हैं कि रोड नंबर 57 को 58 से जोड़ने के लिए मकानों को तोड़ा जा रहा है। रोड नंबर 57 से रोड नंबर 58 को कनेक्ट करने वाला विश्वास नगर की लाइफ लाइन, जिसको 60 फुटा रोड कहते हैं, उसमें राइट ऑफ वे यानी कि तारकोल की सड़क के ऊपर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके उसमें अवरोध पैदा कर दिया, जिससे कि लोगों को असुविधा होती है और लोगों को घूम के जाना पड़ता है। लाखों लीटर पेट्रोल, लाखों लीटर डीजल और लाखों घंटे मानवीय श्रम हर रोज खराब होते हैं। देखिए, ये सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। सरकार किसको क्या देती है, क्या नहीं देती, ये लंबा विषय है। अच्छा, मेरा एक मत है, राइट ऑफ वे यानी कि तारकोल की सड़क पे जो लोग इंक्रोच कर रहे हैं, यदि प्रशासन उनको मुआवजा देता है तो अतिक्रमण को बढ़ावा देना है, ये मेरा मत है। हाल के दिनों में दिल्ली के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है। इसके तहत मेहरौली, तुगलकाबाद किले के आसपास और कई धार्मिक स्थलों को डीडीए ने हटाया है। यही नहीं, कई और जगहों पर बने अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है, जहां आने वाले दिनों में कार्रवाई करने की योजना है। नई दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर मध्य प्रदेश के लोकायुक्त ने उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में लगी 6 मूर्तियों के गिरने की जांच के आदेश दिए हैं और कुछ ही समय पहले आपको बताएं, पीएम ने एक भव्य कार्यक्रम में इनका उद्घाटन किया था। इसको लेकर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त ने जो महाकाल कॉरिडोर का मामला है उसमें एक प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए हैं और जो तकनीकी टीम है लोकायुक्त की, वो शनिवार को महाकाल लोक पहुंचेगी उज्जैन में और वहां पर वो सबसे पहले मूर्तियों की जांच करेगी और इसके अलावा जो भी तकनीकी बातें लिखी गई थीं जब ये काम शुरू हुआ था, तो उसके कागजातों की भी जांच करेगी और इस आधार पर एक रिपोर्ट सौंपेगी। अब ये दूसरा मामला है महाकाल कॉरिडोर से जुड़ा हुआ, जिस पर लोकायुक्त
अपनी जांच कर रहा है। इससे पहले भी व्यापक तौर पर जब महाकाल लोक का निर्माण हुआ था, उसको लेकर जो भ्रष्टाचार की शिकायत वहाँ के कांग्रेस के विधायक ने की थी, उस मामले में भी 3 IAS सहित 15 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। उस मामले में भी जांच आगे चल रही है। लेकिन ये ताज़ा मामला है जब रविवार को ऐसा बताया गया वहाँ के जो आला अधिकारी हैं कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चली, जिसकी वजह से वहाँ पर महाकाल लोक परिसर में 100 से ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। लेकिन सप्त ऋषियों की, जिसमें विश्वामित्र, कण्व, अत्रि, भारद्वाज जैसे ऋषि हैं, इनकी जो 7 मूर्तियाँ लगी थी वहाँ पर, उसमें से 6 मूर्तियाँ गिर गई। प्रशासन का कहना है कि 10 फीट ऊंची वो मूर्तियाँ थी, 3 टन वजनी थी, जो FRP है उससे बनी हुई थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो अंदर से खोखली थी और इतनी वजनी नहीं थी। जो पेडेस्टल पर वो लगी हुई थी उसको ठीक से उस पर कसा नहीं गया था, और जो घटिया क्वालिटी है इस वजह से ये जो मूर्तियाँ हैं, कांग्रेस का आरोप ये है कि भारी तौर पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के जो सदस्य हैं, जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल थे, इन लोगों के साथ एक टीम भेजी थी। उन्होंने वापस लौट करके भोपाल में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कहा कि 50% कमीशन वाली सरकार है। वहीं सरकार ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ा। जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनका कहना था कि जब वो मिनिस्टर इंचार्ज थे सज्जन सिंह वर्मा, उस वक्त कांग्रेस के वक्त में ही ये सारा निर्माण शुरू हुआ था, भुगतान भी हुआ था। तो ऐसे में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, वैसे तो उन्होंने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो कांग्रेस के वक्त में हुआ है। तो जाहिर तौर पर एक लंबी प्रक्रिया चली थी। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन किया था, और अब लाखों की संख्या में रोज़ वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। ऐसे में गनीमत ये रही कि जिस दिन ये मूर्तियाँ गिरी उस दिन कोई श्रद्धालु को, किसी को चोट वहाँ पर नहीं आई है। लेकिन बहरहाल लोकायुक्त ने इस मामले में प्रारंभिक जाँच के आदेश दे दिए हैं, और अब जो तकनीकी टीम है, जैसा मैंने बताया कि शनिवार को वहाँ जाकर इस मामले में जाँच करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंपेगी, और उस आधार पर फिर आगे की कार्रवाई होगी। भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश के दमोह का गंगा जमुना स्कूल अपने परीक्षा परिणामों को लेकर जहां सुर्खियां बना, वहीं उसके टॉपर्स का होर्डिंग उस सुर्खी से एक नए विवाद को सुर्खियों में ले आया। कलेक्टर ने जांच के बाद क्लीन चिट दे दी, लेकिन गृहमंत्री ने सघन जांच की बात कह दी। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में नाराजगी व्यक्त की है और दमोह कलेक्टर को मामले की पूरी जांच के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में है गंगा जमुना स्कूल। MP बोर्ड में स्कूल के बच्चों ने 98.5% नतीजा दिया। स्कूल में टॉपर बच्चों का होर्डिंग लगा, लेकिन इस होर्डिंग में कुछ छात्राओं के सिर पर स्कार्फ से हिंदू संगठन नाराज हो गए। आरोप लगाया कि छात्राओं को यहां जबरन स्कार्फ पहनाया जाता है। 30 मई को जिला प्रशासन ने जांच करके स्कूल को क्लीन चिट दे दी, जिस पर हिंदुवादी संगठन सवाल उठा रहे हैं। हिजाब पहनकर नहीं आएंगी तो आपको दाखिला नहीं दिया जाएगा। लव जिहाद का षड्यंत्र करके हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का जाल गंगा जमुना स्कूल के द्वारा रचाया जा रहा है, चला जा रहा है। जबरदस्ती हिंदू बच्चों को भी कहते हैं कि आप हिजाब पहन के आओ। ऐसी क्या जरूरत पड़ी, या ऐसा कोई रूल है कि अगर आप उस स्कूल में पढ़ोगे, जिस स्कूल में मतलब जो धर्म का स्कूल है, क्या ये वहाँ से प्रेशराइज किया जाएगा? कल बोर्ड लगा था, हम सब लोगों ने जब उस पे विरोध जताया तो बोर्ड निकल गया। 1 घंटे के अंदर बोर्ड निकल गया। प्रशासन कहता है हम जांच कराएंगे, उन्हें क्लीन चिट मिल गई। कौन सी ऐसी जांच कमेटी है जो 1 आवर के अंदर क्लीन चिट देती है? स्कूल ने कहा सालों से उनका ड्रेस कोड है। कुछ अभिभावकों और बच्चों ने भी कहा कि पहनावे के लिए कभी उनके साथ जबरदस्ती नहीं की गई। संगठनों ने जो ऑब्जेक्शन उठाया वो हिजाब पे उठाया है, और ये बच्चों को जो सर से लेके सीने तक रहता है ये स्कार्फ कहलाता है। स्कार्फ बच्चियाँ पहनती हैं। देखिए वो जांच करके ले गए थे, और जो स्कूल का मतलब कोड है, ड्रेस कोड, जो स्कूल का जो संस्था है वो इसको जो तय करती है, और उन्होंने सन 12 के आसपास ये करीब बनाया था ये, तो जब से लागू है। अरे आप देखिए कि जिस स्कूल के 65 बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, 61 बच्चे टॉप करते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। आप ये नहीं बताएंगे, आप तो ये बताएंगे कि ये सब बेबुनियाद काम है, एक धार्मिक उन्माद फैलाना है। इनका काम है धार्मिक उन्माद फैलाना। वो स्कार्फ है, वो लगा के जाती है,
वो ड्रेस कोड भी है उनका, ड्रेस के साथ देते भी हैं वो। तो कभी जोर जबरदस्ती नहीं, वो इसलिए कभी जोर जबरदस्ती नहीं की है, और कभी लगा के नहीं जाती तो वो कभी ये नहीं कहते क्यों नहीं लगा के आती। स्कूल का कोड है एक सलवार सूट और स्कार्फ, हमें कभी जबरदस्ती नहीं की गई उसको लगाने के लिए। अगर हमें कभी नहीं भी लगाना होता तो हम बिना लगाए चले जाते थे और कभी हमसे कुछ नहीं कहा गया। प्रशासन ने स्कूल की जांच की तो अभिभावकों ने शिकायत नहीं की, सो उसे क्लीन चिट मिल गई। क्लीन चिट पर सरकार और स्थानीय हिंदुवादी संगठन भड़क गए तो फिर जांच पर सरकार की तरफ से गहन जांच के आदेश आ गए। किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का, और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। स्कूल का मामला था, जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कर क्लीन चिट दे दी। अब तहसीलदार गहन जांच करेंगे। शायद इसी के लिए कभी आदम गोंडवी ने लिखा था, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात बच्चों के सिलेबस की करते हैं। एनसीईआरटी ने 10वीं की विज्ञान की किताब से केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी को हटा दिया है और कहा जा रहा है कि बच्चों पर बोझ कम करने की कवायद के तहत ये फैसला लिया गया है। इस फैसले के बारे में ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला दे रहे हैं। एनसीईआरटी लगातार विवादों में, चर्चाओं में लगातार बना हुआ है। कारण यह है कि जो पाठ्यक्रम से कुछ ऐसे चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं जिसमें शिक्षाविदों का ये कहना है कि जो कि बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए, समझ के लिए बड़े ज़रूरी हैं। अगर ताज़ी बात करें तो पीरियोडिक टेबल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री समझने के लिए, उसको हटा दिया गया है। अगर आपको बताएं तो एनसीईआरटी ने जो 10वीं की कक्षा है उसकी विज्ञान की किताब से केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल को पूरी तरीके से हटा दिया है। आपको बताएं कि पीरियोडिक टेबल को केमिस्ट्री की समझ विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे पहले भी आपको बताएं, कुछ दिनों पहले ही जो डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी है उसको भी कक्षा 9वीं के सिलेबस से हटा दिया गया था। उसको लेकर के भी शिक्षाविद काफ़ी नाखुश नज़र आए थे। इसको लेकर के काफ़ी चर्चा और बहस भी हुई थी। और यही नहीं, कुछ मुगलों का इतिहास हटाने की बात हो या मौलाना आज़ाद के विषय में कुछ चीज़ें हटाने की बात हो, लगातार पिछले 2 महीनों से कहें तो एनसीईआरटी विवादों में घिरता नज़र आ रहा है। तमाम सवाल एनसीईआरटी को लेकर के उठ रहे हैं। इस पूरे विवाद पर एनसीईआरटी ने भी अपनी सफाई दी है। एनसीईआरटी ने कहा है कि वो जो छात्र हैं उनके ऊपर से जो पढ़ाई का बोझ है उसको कम कर रहे हैं। ये रैशनलाइजेशन किया जा रहा है सिलेबस का। ये जो हटाया गया है पीरियोडिक टेबल, इसको ये ना समझा जाए कि पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाया जाएगा। पीरियोडिक टेबल अभी 11वीं के सिलेबस में इंक्लूडेड है, वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में बार बार कुछ चैप्टर्स का, कुछ विषयों का रेपिटेशन हो रहा था, पुनरावृत्ति हो रही थी, इसलिए इन चैप्टर्स को हटा दिया गया है। फिलहाल एनसीईआरटी का ये कहना है कि पिछले 1 से 1.5 साल से लगातार जो उनकी स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें तमाम एक्सपर्ट्स भी होते हैं, उनसे चर्चा के बाद ये चैप्टर्स या कुछ और सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को हटाया जा रहा है, जिससे जो छात्र हैं उन पर पढ़ाई का बोझ कम रहे। लेकिन एनसीईआरटी पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो जानबूझकर के कुछ ऐसे विषय हटा रहे हैं जिससे जो छात्र हैं उनकी जो पढ़ाई है या उनकी समझ है वो प्रभावित हो सकती है। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश की बात में आप देखिए मौसम के बदलते मिजाज की वजह क्या है, क्यों कहीं बहुत गर्मी और कहीं बारिश अचानक से होने लग जा रही है। एक ब्रेक के बाद
इस साल फरवरी से अब तक 4 महीनों में मौसम अजीबोगरीब ही रहा है। जब ठंड होनी थी गर्मी पड़ी, जब गर्मी की बारी आई तो बारिश हुई और कभी फसलों को नुकसान पहुंचा तो कभी आम इंसान को। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मौसम की ये अबूझ पहेली जो है वो है क्या? इसके पीछे की वजह क्या है? ये रिपोर्ट आप देखिए। कभी धूप, कभी छांव, कभी गर्मी और कभी गर्मी लगते लगते बारिश के बादल आसमान में मंडराने लगे। फिर बूंदाबांदी या तेज बारिश। इस साल मौसम का यह बदला बदला हाल फरवरी से ही है। फरवरी में शिमला तक का हाल गर्मी से बेहाल हुआ। मार्च में बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। अप्रैल में भी आंधी तूफान और बारिश ने तपिश महसूस नहीं होने दी। पहले मई में तापमान जहां 40 से 45 डिग्री तक पहुंचता था, तो इस साल इतना कूल रहा कि पिछले 36 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इसका मेजर रीजन ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगर हम इसको पिछले साल से कोरिलेट करें, पिछले साल हमारा स्पेसिफिकली मार्च और अप्रैल बहुत ज्यादा गर्म रहा, क्योंकि उस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए उनका प्लेन्स पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। जितने भी हाई रीचेस में रहे, मेन हिमालयस में थोड़ा बहुत बेहतर रहा, और उसके कारण क्या रहा, टेम्परेचर सारी रीजन में बढ़ते रहे और हीट वेव हमने इवन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी मार्च से एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिया। जनरली हीट वेव जहां अप्रैल जहां मई में ही होता है। और अगर आप इस साल के कंपैरिजन करें, अगर आप फरवरी की बात करें, फरवरी में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ जम्मू कश्मीर रहा। इवन हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में भी सारी जगह में टेम्परेचर्स काफ़ी बढ़ गए, जिसके कारण क्या रहा कि आपके ऑलमोस्ट काफ़ी अबनॉर्मल रहा फरवरी। उसके बाद जैसे ही मार्च आया, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया और इनका इन्फ्लुएंस प्लेन्स पे काफ़ी रहा। आज के बदले बदले मौसम के बाद से कल से पारा चढ़ना शुरू होगा और अनुमान है कि तापमान धीरे धीरे 40 डिग्री तक पहुंचेगा। साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे इलाकों में आने वाले 3-4 दिनों में हीट वेव की भी आसार हैं। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और आप देखिए कि जब सूरज की रोशनी होनी चाहिए थी तो बारिश जैसा माहौल बन रहा है दिल्ली में। और ये आज भी नहीं, कल शाम में भी कुछ इसी तरीके का मंजर दिखा था। और ये 1-2 दिनों की बात नहीं है, लगातार हमने देखा कि मार्च से लेकर जो मौसम जिस तरीके का होना चाहिए था उस तरीके का मौसम नहीं था। जानकार ये सीधे तौर पे मानते हैं कि इसकी बड़ी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से बारिश होने लगती है और तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस मौसम में जो मौसम का हाल होना चाहिए अगर वैसा नहीं है तो आने वाले वक्त में ये क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा करता है। वैसे दुनिया भर में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज को लेकर पुख्ते तौर पर किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए 20 से 30 साल के मौसम का डेटा जरूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।